स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल अराजक युद्ध। उड़ान के दौरान अचानक हुई घोषणा से आदर्श जाग गया, जो गहरी नींद में था। हमारे सम्मानित यात्रियों, हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि यह एरोप्लेन न्यू स्वेज में पहली ही उतर जाएंगी। सभी इंटरनेशनल यात्रियों को अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है। आहन और कुणाल भी जाग गए। उन्होंने अन्य यात्रियों को भावशून्य चेहरों से देखा। उनके आसपास मौजूद मिस्र के लोगों ने जब यह खबर सुनी तो वे केवल कर्रा उठे। कोई वास्तविक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कुछ अधेड़ उम्र के अरब पुरुष अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर अखबार पलटते रहे। क्या हो रहा है? ब्रियंका ने पूछा। उनके पीछे बैठे एक युवक ने कहा, काहिरा में संभवतः युद्ध चल रहा है, इसलिए वह सैन्य उड़ानों के अलावा कोई उड़ान नहीं भरेगा। युद्ध? कुणाल शौक था। उसे ऐसा क्यों लगा कि युद्ध एरोप्लेन मार्गों पर लगाए गए सामान्य प्रतिबंध की तरह ही आम बात है। अगर युद्ध छिड़ जाए तो क्या उन्हें ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए? मुझे यकीन है कि यह फिर से बिच्छू आदमी और सांप आदमी है। वे साल के इस टाइम में दिखाई देते हैं और अपने अंडों को सेने के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। अरब आदमी ने अपने अखबार को पलटते हुए कहा। मिस्टर, क्या यहाँ लड़ाइयाँ इतनी आम बात है? हेडी ने पूछा। बेशक, अगर वे शापित ज़ॉम्बीज ना होते तो मिस्र बेहद पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका होता, आदमी ने घोषणा की। ये शब्द सुनकर सभी हंस पड़े। आदर्श ने देखा कि लड़ाई से कोई भी बेहद परेशान नहीं था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो प्राचीन राजधानी लगातार रात में ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन लोग अभी भी खाने के लिए बाहर जाते थे, नाइट क्लब जाते थे और दूसरों के साथ मिलते जुलते थे। अब चूंकि काहिरा में लड़ाई चल रही थी, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। कुछ ही देर बाद एक नई घोषणा की गई। हमारे सम्मानित यात्रियों, हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि न्यू स्वेज का दक्षिणी भाग डीमन जीवों के कब्जे में आ गया है। अब उड़ान हमारे प्रस्थान शहर में वापस आ जाएगी। असुविधा के लिए हमें खेद है। बाहर में जाओ, क्या तुम अब मजाक कर रहे हो? आदर्श सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ताजा जानकारी सुनकर यात्री थोड़े बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत खिड़कियों से बाहर देखा। एरोप्लेन न्यू स्वेज के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। रेगिस्तान शहर के बिल्कुल सामने आ गया। न्यू स्वेज नजर आ रहा था, लेकिन वह पतले बादलों के समूह से अवरुद्ध था। वे बादलों के बीच से शहर के छोटे से चौक में घुसती काली धाराएं देख सकते थे। यह बेहद शानदार नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनकी वर्तमान ऊंचाई लगभग 7000 मीटर थी। सब कुछ बेहद छोटा था। हमारे सम्मानित यात्रियों, हमें बेहद खेद है। हमारे पास अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। आसपास के अन्य शहरों में वर्तमान में बेहद अधिक हवाई यातायात है। हम उतरने की अपनी बारी आने तक वेट नहीं कर सकते। हम जबरन न्यू स्वेज में उतरेंगे। एरोप्लेन के उतरने के बाद सैनिकों की एक टुकड़ी सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगी। कृपया उनके निर्देशों का सख्ती से पालन करें और कोई भी लापरवाही ना करे। इसके तुरंत बाद एक घोषणा की गई। यह घोषणा 2 बार दोहराई गई। विमान में बैठे यात्री एकदम शॉक रह गए। वे बेवकूफ नहीं थे। न्यू स्वेज स्पष्ट रूप से काहिरा की तरह ही युद्ध के बीच में था। अनगिनत डीमन जीव वर्तमान में दक्षिण से शहर पर अटैक कर रहे थे, फिर भी वे दक्षिण में स्थित हवाई अड्डे पर उतरने की योजना बना रहे थे। क्या वे खुद को बाघ के मुंह में नहीं डाल रहे होंगे? आहन ने कहा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं इंजिएप्टर से कितना प्रभावित हूं। एरोप्लेन में पूरी तरह से अव्यवस्था थी। जो अरबी आदमी पहले अखबार पढ़ रहा था, वह अब एरोप्लेन परिचारिका से बहस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही उसे मारने वाला है। बाकी मिस्रवासी भी शिकायत कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। वे पायलट से एरोप्लेन को रेगिस्तान में उतारने की मांग कर रहे थे। वे युद्ध क्षेत्र के बीच में उतरने के बजाय रेगिस्तान में उतरना पसंद करेंगे। क्या वे वाकई सोच रहे थे कि सेना उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा सकती है? उन्हें यह भी नहीं पता था कि सेना डीमन प्राणियों को रोक पाएंगी या नहीं। यह भी संभव था कि पूरी एरोप्लेन और सेना का सफाया हो जाए। कृपया निर्देशों का पालन करें। हम केवल वही दोहरा रहे हैं जो हमें बताया गया था।
परिचारिका ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अनियंत्रित और गुस्साए यात्रियों को पेशेवर तरीके से शांति से संभाला। उनकी सेवा भावना प्रभावशाली थी। क्या यहाँ सचमुच इतनी अराजकता है? ब्रैंका ने कुछ देर बाद पूछा। ब्रैंका आल्प्स इंस्टीट्यूट में बेहद लंबे टाइम तक रही थी। उसने हमेशा सोचा था कि दुनिया शांतिपूर्ण स्थिति में है, लेकिन आल्प्स इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद वह जिस पहली जगह पर गई वह बेहद ही अव्यवस्थित थी। आदर्श ने उन्हें बताया, हाल ही में बेहद लड़ाई हुई है। युद्ध कभी नहीं रुके थे। डीमन प्राणियों का हमेशा ऊपरी हाथ रहा। उनके कब्जे वाले क्षेत्र मानव क्षेत्रों से 100 गुना या 1000 गुना बड़े थे। जब डीमन प्राणियों का कोई विशेष गिरोह या साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता था कि अन्य प्रजातियों से रोक नहीं पाती थी, तो अटैक करने वाले प्राणी अपना ध्यान मानव शहरों की ओर मोड़ देते थे। अंत में इंसान व्यक्तिगत रूप से अभी भी बेहद कमजोर थे। डीमन प्राणियों के राज्यों के बीच की खाई में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। डीमन प्राणियों के शासक ही थे जो लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए आह्वान कर रहे थे। मिस्र लगातार डीमन जीवों के साथ युद्ध में था। वास्तव में चीन भी ऐसी ही स्थिति में था। उसे अपनी जमीन की मात्रा के कारण डीमन जीवों की विभिन्न प्रजातियों से जूझना पड़ा। 20,000 किलोमीटर की तटरेखा को छोड़कर, जो प्रेजेंट में उनके देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, चीन के अंतर्देशीय डीमन जीवों के कुख्यात साम्राज्य में अनडेड किंगडम, कुनलुन किंगडम, अग्निगढ़ झील का महान गिरोह, किनलिंग पर्वतों का महान गिरोह, तानाशाह पर्वतों का महान गिरोह और बेइजियांग उजाड़ जानवर शामिल थे। कुनलुन पर्वत के डीमन जीव पिछले कुछ सालों से चीन पर आसानी से हावी हो रहे थे। केवल किनलिंग पर्वत के महान गिरोह ने सीमा पार की थी। प्राचीन राजधानी की आपदा के बाद से ही अनडेड साम्राज्यों का व्यवहार अच्छा रहा है। अन्यथा अगर देश के अंदरूनी इलाकों के डीमन जीव देश पर अटैक करना शुरू कर देते, जब यह पहले से ही तट पर हमले के अधीन था, तो चीन का क्षेत्र काफी कम हो जाता। फिर भी मुख्यालय शहर बनाने की योजना पहले से ही चल रही थी। अनगिनत टीयर 2 और टीयर 3 शहर, कस्बे और गांव छोड़े जा रहे थे। उनके लोग मुख्यालय शहरों में चले गए। अभेद्य सुरक्षा के साथ मानव किले बना रहे थे। सच कहे तो उन्हें मजबूत दीवारों के पीछे डरपोक तरीके से छिपने और पहाड़, नदियां, समुद्र और आकाश को डीमन प्राणियों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतीत में आदर्श कमजोर था और उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन अब वह एक अलग इंसान था। भले ही वह अभी भी कमजोर था, लेकिन वह इतना महत्वाकांक्षी था कि वह जीवन को खतरे में डालने वाली स्थितियों में शामिल होता रहता था। उसके साथ हुई सभी घटनाएं ऐसी कहानियां थी जिन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। वह वास्तव में जीवन जी रहा था। हे भगवान, यहाँ इतने सारे बिच्छू और सांप है, और वे भी नंगे। आहन ने खिड़की से अपना चेहरा सटाते हुए कहा। एरोप्लेन अब बगल में झुक रहा था और यात्री अब जमीन को नजदीक से देख सकते थे। मिस्र में बिच्छू और सांपों का मतलब दुष्ट महिलाओं से नहीं था, बल्कि उन जीवों से था जिनका शरीर ऊपर की तरफ लड़के जैसा था और नीचे का शरीर बिच्छू या सांप का था। मेडूसा बिच्छू मानव गोर्गस की अधीनस्थ प्रजाति थी, लेकिन वे संकर प्रजनन कर सकते थे, जिससे लामिया नामक संतान उत्पन्न होती थी, जिसका ऊपरी शरीर मादा दैत्यों जैसा, निचला शरीर सांपों जैसा तथा बिच्छू जैसे 6 पैर होते थे। लैमिया एक अशुद्ध नस्ल थी और मेडूसा और गोर्गन दोनों ही उन्हें तुच्छ समझते थे। उन्हें आमतौर पर युद्ध में तोप के चारे के रूप में माना जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी ताकत शुद्ध रक्त वाले गोर्गन और मेडूसा से कम थी। ये तीनों प्रजातियां अफ्रीका में हमेशा से ही एक भयानक शक्ति रही है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टाइटल कॉलर्स। ज्यादातर गोर्गन कमांडर लेवल के बेहद करीब थे, जबकि सबसे कमजोर मेडूसा योद्धा लेवल पर थे। इसकी तुलना में लैमियास के पास लेवलों की सबसे विस्तृत श्रेणी थी। सर्वेंट लेवल के लैमिया पूरे अफ्रीका में एक महामारी थे। इनके अलावा एक और प्रजाति की आबादी भी इतनी ही थी, जो लैमिया का एक उत्परिवर्तन था, जिसे क्रॉलर कहा जाता था। एक लैमिया एक हफ्ते में इनका पूरा घोंसला बना सकती थी। ये क्रॉलर कोई साधारण नस्ल नहीं थे। उनके शरीर अजीब और टेढ़े मेढ़े थे और उनकी संख्या प्लेग के पैमाने पर थी। उनके पास मुश्किल कोई बचाव था और सबसे कमजोर बेसिक स्पिल भी उनकी जान ले सकता था, लेकिन उनके पास सांपों के नुकीले दांत और बिच्छुए की दुम थी और वे फुर्तीले, चालाक और अपरिहार्य थे। मिस्र में बैटल मैजिशियन अक्सर लैमिया के कारण नहीं, बल्कि क्रॉलर्स के कारण मारे जाते थे, जो कहीं से भी उन पर घात लगाकर अटैक करते थे।
न्यूज़वेज के दक्षिण से अटैक करने वाले डीमन जीवों में मुख्य रूप से क्रॉलर और लामिया शामिल थे। वे शहर के दक्षिण के बाहरी इलाके में इकट्ठा हो रहे थे, जो ऊपर से कई काली धाराओं की तरह दिख रहे थे। धाराएं एक विशाल काली भीड़ में एकत्रित हो गई, जो घृणित आकृतियों से झटपटा रही थी। सच कहूँ तो मैजिक की उन्नति ने हमें बेहद ज्यादा मनोरंजन दिया है। हर कोई घर पर रहना और रात में प्रजनन करना बंद कर देता है। इन डीमन प्राणियों को देखो। मुझे यकीन है कि जब वे ऊब जाते हैं तो वे हमेशा रंगरेलियां बनाते हैं। यही एकमात्र कारण है कि वे इतने तेजी से प्रजनन कर सकते हैं। उनकी संख्या ही हमें कुचलने के लिए काफी है, आहन ने कहा। हम इंसान अनुकूलित प्रजनन पर जोर देते हैं, लेकिन इन अजीबो गरीब क्रॉलर्स को देखो। जीवन में उनका मुख्य उद्देश्य अपने से बड़े जीव को जहर देकर मारना है। उनके जीवन में कोई और लक्ष्य नहीं है, आदर्श ने टिप्पणी की। आदर्श ने मिस्र में डीमन जीवों के बारे में बेहद कुछ पढ़ा था। जब वह पार्थिन मंदिर में स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, ग्रीस वास्तव में मिस्र के बेहद करीब थी, इसलिए उनकी संस्कृतियों में बेहद समानताएं थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हेडी ने उलझन में पूछा। वास्तव में नहीं, उन्हें हमसे डरना चाहिए। यह असंभव है कि ये सर्वेंट लेवल प्राणी अस्तित्व हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं बाकी यात्रियों के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता, आदर्श ने कहा। ठीक है, हेडी को रेंगने वाले कीड़ों से डर लगता है, इसलिए कृपया बाद में उस पर नजर रखें, ब्रैंका ने उन्हें धीरे से बताया। आदर्श, आहन और कुणाल की सांसें थम सी गई। वे सभी हेडी की ओर देखने लगे और उन्होंने देखा कि डीमन प्राणी पर एक नजर डालने के बाद उसका चेहरा घबराहट के साथ पीला पड़ चुका था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हें भी किसी बात का डर होगा, हेडी ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब उसने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वह झल्ला गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस सिलन ने तुम्हारे को हमारे साथ आने पर जोर दिया। यदि तुम अपने ट्राइफोफोबिया पर काबू नहीं पा सकती तो आप मकड़ियों, चूहों और कीड़ों की प्रजातियों के सामने एक साधारण छोटी लड़की की तरह ही हो। दुर्भाग्य से मैं इन उच्च घनत्व वाली प्रजातियों का दुश्मन हूँ, आदर्श ने घोषणा की। सूर्यास्त अग्नि की लपटें अधिक संख्या में कमजोर डीमन प्राणियों के विरुद्ध सबसे अधिक कारगर थी। क्रॉलर भले ही किसी प्रकार के कीट न हो, लेकिन वे सूर्यास्त अग्नि की भूख के लिए निश्चित रूप से अनुकूल थे। इसलिए आदर्श को इस बात की चिंता नहीं थी कि एरोप्लेन युद्ध के मैदान के बीच में उतरने वाला था। इसके अलावा एरोप्लेन पर 4 सुपर एलिमेंटों के साथ एक सुपर लेवल भी था। उन्हें डीमन प्राणियों की देखभाल के लिए शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। एरोप्लेन उतरने लगा। यात्रियों ने व्यर्थ की गालियां देने के बजाय प्रार्थनाएं शुरू कर दी। लैमिया द्वारा उत्पन्न धुआं हवा में बना रहा। विमान ने अचानक खुद को दोपहर के चमकीले सूरज की बजाय धुंधले धुंधलंके में पाया। आम लोगों के लिए जहर का शिकार होना बेहद आसान था। सांप और बिच्छू अनडेड के सड़े हुए मांस को खाते थे, लेकिन साथ ही वे कुछ शक्तिशाली अनडेडों के सर्वेंट और संरक्षक भी थे। वे लगातार जो गंदी सांस छोड़ रहे थे, गैस छोड़ रहे थे, वो अनडेडों की घातक औरा के समान था। इसलिए जब वे बड़े पैमाने पर दिखाई देते तो हमेशा तीखी गंध आती थी, आदर्श ने कहा। मेरे कसरत करे हुए काफी समय हो चुका है। हेडी को ट्राइफोफोबिया था, लेकिन आदर्श इसके बिल्कुल विपरीत था। ब्लैक बैंडन ने कुछ टाइम से कोई सोल एसेंस इकट्ठा नहीं किया। पिछली बार अनडेडो का नरसंहार करके उसने जो सोल एसेंस इकट्ठा किए थे वे सभी डीमन एलिमेंट का यूज करने के कर्ज को चुकाने में खर्च हो गए। उसे अब अपनी लाइटनिंग मैजिक को मजबूत करने के लिए कुछ सोल एसेंस की जरूरत थी। आदर्श का लाइटनिंग एलिमेंट पर कंट्रोल फायर एलिमेंट जितना प्रभावशाली नहीं था, इसलिए वह लाइटनिंग मैजिक के रूप को अपनी इच्छानुसार नहीं बदल सकता था। अगर वह बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस स्पिलों को और मजबूत कर पाता तो वह अपने स्पिलों का अलग तरीके से यूज कर पाता। यह बेहद फायदेमंद होगा, खासकर उसके लाइटनिंग मैजिक के 12 गुना क्षति के साथ, कुणाल ने कहा। यदि सैनिक हमारी रक्षा करने जा रहे हैं तो तुम्हारे को अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हाँ, यह मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों हो, आहन ने कहा। मैं तो बस यही कह रहा था, आदर्श ने विरोध जताया। भूरे रंग की सैन्य पोशाक पहने मैजिशियनों की एक टुकड़ी ने लैंडिंग मैदान पर रास्ता साफ कर दिया। मैउस, यह आखिरी एरोप्लेन है। जैसे ही यह उतरेगा हम तुरंत पीछे हट जाएंगे, एक तनी हुई कैप्टन ने कहा।
ठीक है, अपने सैनिकों को चौकन्ना रहने को कहो, क्रॉलर को परिधि तोड़ने मत दो, मैओस ने कहा। उनकी संख्या बेहद ज्यादा है, उन सभी को बाहर रखना असंभव है, लेकिन हम हर कीमत पर यात्रियों की सुरक्षा करेंगे। आखिरकार देश के एरोप्लेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कैप्टन ने सिर हिलाया। हवाई क्षेत्र के अधिकांश रास्ते बंद कर दिए गए थे। निर्धारित मार्ग पर उतरते एरोप्लेन को दिशा दिखाने के लिए एक संकेतक जलाए गए थे। वैसे क्या उन्होंने उस रास्ते की लाइटें बंद कर दी थी जिस पर अतिक्रमण था? मेओस ने अचानक एक विचार मन में आने के बाद कहा, मुझे यकीन नहीं है। क्रॉलर्स की वजह से कंट्रोल रूम तक पहुंचना अब संभव नहीं है। हम लाइट्स को ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। मैं सिर्फ इस रास्ते की लाइट्स चालू करने के लिए आया हूं, उस इंसान ने कहा। मेओस ने अपनी नजरें उठाई और बादलों की धुंध के बीच उस दिशा में देखने लगा जिस ओर एरोप्लेन जा रहा था। एरोप्लेन अचानक अपने मार्ग से भटक गया और एक निश्चित दूरी पर स्थित दूसरे मार्ग पर चला गया। अरे, क्या पायलट ने यह नहीं देखा कि इस रास्ते की लाइटें अभी अभी चालू की गई थी? हमारे संचार उपकरणों में हस्तक्षेप बेहद अधिक है। जल्दी करो, हमें अब पथ B6 की ओर बढ़ना चाहिए। एरोप्लेन के उतरने से पहले हमें क्रॉलर से छुटकारा पाना होगा, मेओस ने अचानक कहा। 100 सैनिकों की टुकड़ी शौक रह गई। योजना के अनुसार एरोप्लेन सुरक्षित रूप से उस रास्ते पर उतरेगा जिसकी वे रखवाली कर रहे थे। एक बार जब वह रुक गया तो वे यात्रियों को ले जाएंगे। मिशन पूरा हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पायलट उस रास्ते पर उतरेगा जो क्रॉलर्स द्वारा लंबे समय से खत्म हो चुका था। एरोप्लेन का शोर कानों को बहरा कर देने वाला था। विशाल अंतरराष्ट्रीय एरोप्लेन 4000 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरा और तेज उथल पुथल के बीच धीरे धीरे जमीन के पास पहुंचा। गली में भयानक आकार के बिच्छू और मुट्ठी के आकार की कीड़े रेंग रहे थे। जैसे ही एरोप्लेन तेज स्पीड से उतरा, पहियों ने डीमन जीवों को कुचल दिया और जमीन पर काले खून के 3 चौंकाने वाले निशान छोड़े गए। यह गली करीब 3000 मीटर लंबी थी। एरोप्लेन ने धीमी स्पीड से 1500 मीटर की यात्रा की और इस दौरान उसने करीब 5 से 600 बिच्छू और सांप जैसे डीमन जीवों को कुचल दिया। लाशें टुकड़ों में बिखरी हुई थी और खून और शारीरिक तरल पदार्थ गली में फैले हुए थे। उनकी मौत के बाद हवा में तेज सी दुर्गंध फैल गई। दुर्गंध ने तुरंत उनके साथियों को आकर्षित के नतीजन काले रेंगने वाले जीव एरोप्लेन की दोनों तरफ और पीछे से तेजी से आगे बढ़ गए। जबकि एरोप्लेन अभी भी धीमा हो रहा था, जीवों ने जल्द ही एरोप्लेन को घेर लिया। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि सैनिक हमारी रक्षा के लिए यहाँ होंगे? अरबी आदमी चिल्लाया। वह पहले ही अपनी पैंट गीली कर चुका था। अन्य यात्री भी अपना दिमाग खोने की कगार पर थे। एरोप्लेन क्रॉलर्स के घोंसले में उतरा था। एक के बाद एक लहरों में उनकी ओर बढ़ते जीवों को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। परिचारिका वास्तव में सबसे अविश्वसनीय विमानन कंपनी है जिसे मैंने कभी देखा है। ऐसा लगता है कि हम अपने दम पर है। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों को चटकाने लगा। कैबिन क्रू ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। ये क्रॉलर बेहद ताकतवर नहीं थे और हालांकि उनकी संख्या बेहद ज्यादा थी, लेकिन वे एरोप्लेन की मजबूत धातु को चीरने में असमर्थ थे। पायलट और कैबिन क्रू हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब बदसूरत काले बिच्छू खिड़कियों पर रेंग रहे थे। वे उन्हें नोच रहे थे, एरोप्लेन के अंदर जीवित मनुष्यों पर अटैक करने के लिए अपनी मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर। सेना जल्द ही यहां आ जाएंगी, सभी लोग कृपया शांत रहे। मुख्य परिचारिका ने यात्रियों को शांत करने की पूरी कोशिश की। क्या वे अंदर चढ़ने वाले हैं? एक महिला अचानक पूरी ताकत से चिल्लाई। लोग पीछे मुड़े और एरोप्लेन के अंदर मुट्ठी के आकार का एक डरावना बिच्छू देखकर चौंक गए। यह जीव कहीं से भी विमान में घुसने में कामयाब हो गया था। यह दीवारों के साथ साथ तेजी से रेंग रहा था। महिला चिल्ला रही थी, लेकिन बिच्छू उस पर झपटा। वह सीधे उसकी गर्दन पर झपट रहा था। कुणाल महिला के सबसे करीब था और उसने सही समय पर रिएक्शन दिया। उसने अपनी उंगली हिलाई और बिच्छू पर एक बर्फ का टुकड़ा फेंका। यह बिच्छू को हवा में ही लगा और दीवार पर जा लगा। कुणाल ने कहा, वे पहियों के जरिए अंदर घुसाए होंगे। ये जीव इतने छोटे हैं कि वे इन दरारों से होकर निकल सकते हैं। यहां अंदर ज्यादा खतरा है। हेड होस्टेस, दरवाजा खोलो, आदर्श ने ऑर्डर दिया। एरोप्लेन के अंदर जगह बेहद सीमित थी। आदर्श ने यहाँ अपना मैजिक चलाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो गलती से लोगों को चोट ना पहुंचा दे। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर दरवाजा खुला तो क्या वे अंदर नहीं घुस जाएंगे? मैं मरना नहीं चाहता, उनके पीछे बैठा एक बड़ी नाक वाला युवक चिल्लाया।
वह इंसान लगातार दिखावा कर रहा था, वह दर्शाता था कि उड़ान के दौरान यह कितना जानकार था। यह स्पष्ट रूप से दो खूबसूरत महिलाओं ब्रेंका और हेडी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अगर वह परिस्थितियों में अपनी पैंट गीली नहीं करता तो वह बेहद बहादुर था। उसके पिछले व्यवहार का कोई संकेत नहीं था, वह इसके बजाय अपने गले की पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, हमें जल्द से जल्द एरोप्लेन से उतरना होगा। क्रॉलर, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हम ल्यामिया के आने तक रुकते हैं तो हमारे पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। आदर्श ने समान रूप से जारी रखा, अगर वे सेना के आने तक इंतजार करते तो सैनिक केवल अब उनकी लाशें ही उठा पाते। अंत में उन्हें खुद ही स्थिति को संभालना पड़ता। हालांकि एरोप्लेन में 100 से ज्यादा लोग थे, उन्हें क्रॉलर्स की भारी संख्या से सुरक्षित रखना थोड़ा मुश्किल था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और सीजन 2 और सीजन 3 में कोई फर्क नहीं है। सीजन 2 में मैंने जो जहाँ पे एपिसोड को एंड किया है उसका नेक्स्ट एपिसोड सीजन 3 बन गया है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और ये नए चैनल पे ही आएंगे आज से यूट्यूब के। थैंक यू।